नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो 5 दशक से कांग्रेस में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, युवक कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे और आज हमारे साथ हैं सुरेश पचौरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। पहला तो ये सवाल कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, मध्य प्रदेश से गुजरी है, बहुत उसका लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। आप प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे। क्या मध्य प्रदेश को यात्रा दे के जाएगी वो? आपको लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में या क्या युवाओं को दे के जाएगी वो? देखिए, पहले तो हम देखें कि समय समय पर जो भी पदयात्रा रही है उसका अनुकूल असर पड़ा है, लाभ हुआ है। चाहे वो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा लें, चाहे विनोबा भावे जी की भूदान यात्रा लें, चाहे शंकराचार्य जी महाराज की यात्रा लें, चाहे एन.टी. रामाराव की यात्रा लें, चाहे राजशेखर रेड्डी जी की यात्रा लें, इन सब से जनचेतना जागृत हुई है और उसका किसी न किसी रूप में अनुकूल असर पड़ा है। एक, भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जा रही है, ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई? जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमारे देश के सामने आज जो चुनौतियां हैं, हमारे देशवासियों के जो मुद्दे हैं, उनके मद्देनज़र आज ये ज़रूरी हो गया है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए। वो क्यों हो गया? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे हालात में क्या किया जाए? या तो संसद में इन मुद्दों को उठाया जाए। संसद में इन मुद्दों को उठाने की इजाज़त नहीं मिल रही। इजाज़त न मिलने पे संसद में यदि आप जोर से आवाज़ से अपनी बात कहते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। दूसरा, फिर सड़क पे उठाया जाए तो सड़क में शांतिपूर्ण आंदोलन करने में, शांति मार्च करने में इजाज़त नहीं मिल रही है। तो नव संकल्प शिविर उदयपुर में कांग्रेस का हुआ, उसमें ये तय हुआ कि जन जागरण यात्रा प्रारंभ की जाए और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकालेगी। और हमें ये बताने में गौरव अनुभव हो रहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी खुद इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं और स्वयं उस यात्रा में चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का क्या फ़ायदा? क्योंकि खासतौर से मध्य प्रदेश में अगले चुनाव होने वाले हैं। जिन इलाकों से निकली, कुछ आदिवासी इलाके थे, वहाँ वो हिंदुत्व के लोगों ने इसको कटाक्ष भी किया बीजेपी ने कि वो वहाँ पर उज्जैन में उन्होंने दर्शन भी किए। तो इस तरह की सब बातें, तो कांग्रेस को क्या मिला? देखिए, बात जब मध्य प्रदेश की आती है तो 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा ने बुरहानपुर से प्रवेश किया, जो 4 दिसंबर तक रही। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, मऊ, उज्जैन होते हुए ये आगर मालवा से राजस्थान में प्रवेश की। प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा के दौरान क्या हुआ? राहुल गांधी जी सुबह 6 बजे करेक्ट इस पदयात्रा में शामिल हो जाते थे और जब 24-25 किलोमीटर की ये यात्रा हो जाती थी तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे ये यात्रा समाप्त हो जाती थी। बीच का जो इंटरवल पीरियड थोड़ा रहता था उसमें वो लोगों से वार्तालाप करते थे, चर्चा करते थे, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे मजदूरों के मुद्दे हों, चाहे जनसेवा में रत जो आंदोलनकारी लोग हैं शांतिपूर्ण ढंग से उनके मुद्दे हों, या अन्य समाज के जो लोग हैं उनके अपनी अपनी समस्याएं। रही बात कि मध्य प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी वो गए जो आस्था के केंद्र है, जैसा आपने पूछा कि उज्जैन गए। हाँ, वो महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गए और उन्होंने जो हमारी शास्त्रोक्त पद्धति है उसके हिसाब से अभिषेक किया, साष्टांग प्रणाम किया। वो जैन मुनि जी, प्रज्ञासागर महाराज जी का भी आशीर्वाद लेने तपोभूमि गए। वो ओमकारेश्वर भी नर्मदा जी की आरती के बाद शिव जी की आराधना करने गए। लेकिन जो इस रूट से हटके एक कार्यक्रम जुड़ा, वो जुड़ा मऊ का।
26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उस दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है वहाँ वो मऊ गए और संयोग से वहीं पर हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कृपापूर्वक उस कार्यक्रम में आए। वहाँ संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली पर वहाँ आदरांजलि अर्पित की गई। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आदिवासी शहीद टाट्या मामा रहे हैं, उनकी जन्मस्थली बड़दा अहीर में भी वो गए और आदिवासियों की समस्याओं पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कहा कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन बार बार उन मुद्दों को गिनाना या केंद्र सरकार के बारे में बोलना, तो ये लगता है कि एक प्रकार से राजनीतिक यात्रा से इनकार नहीं किया जा सकता इसे। अमित भाई, मैंने आपसे कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है, ऐसी वो समस्याएं जिनसे आम भारतवासी प्रभावित है, उद्वेलित है, उन समस्याओं के हल करने का समाधान खोजा जाए, उस पर चर्चा की जाए। और उस पर चर्चा जब करने की बात होती है तो इस यात्रा के जरिए ही हो रही है। रही बात ये कि ये यात्रा क्या कांग्रेस पार्टी की ही यात्रा है? नहीं, इसमें सुप्रिया सुले जी भी आ रही हैं, इसमें आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं, इसमें मृणाल पांडे जी भी आ रही हैं, इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता भी आ रही हैं, मेघा पाटकर जी। इसमें जो जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आ रहे हैं। अभी आपने कल परसों देखा होगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व जो गवर्नर हैं राजन जी, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं वो भी आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी आ रहे हैं, योगेंद्र यादव जी भी आ रहे हैं। ऐसे अनेक लोग जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, चाहे वो लेखक हैं, चाहे साहित्यकार हैं, चाहे कवि हैं, संपत सरल जी भी आ रहे हैं, तो सभी इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश में आप भी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, आज जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, बहुत अच्छी आपकी ट्यूनिंग भी है। तो ये ट्यूनिंग जो है बाकी जगह बाकी नेताओं के बीच में कैसे दिखे या उनको कैसे जोड़ें, बड़ा चैलेंज नहीं है ये? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हमको इस बात का फ़ख्र है कि हमें कमलनाथ जी जैसा अनुभवी नेता इस प्रदेश को मिला हुआ है। अगर कमलनाथ जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालें तो केंद्रीय मंत्री होते हुए उन्होंने प्रदेश के विकास में बहुत मदद की है। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को याद करें तो एक नहीं अनेक उपलब्धियां हैं, बल्कि मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि उनका कार्यकाल रहता तो ये प्रदेश का एक विकास का एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ जाता। जब वो केंद्र में मंत्री थे, यूआईडी एसएसएमटी के तहत 4000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने इस प्रदेश को राशि दिलवाई। बीआरटीएस के तहत, जेआरयू आरआरएम के तहत ऐसी अनेक योजनाएं थी। अपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ लेके आए। जब वो मुख्यमंत्री थे तो किसानों का कर्ज माफ़ किया। भारतीय जनता पार्टी ने खुद विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। खुद 72,000 करोड़ का कर्जा यूपीए सरकार के दौरान यूपीए ने माफ़ किया। तो ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो वचन पत्र के जरिए जो उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था, करीब 365 दिन में 365 वादे उन्होंने पूरे किए। चलिए, लेकिन एक सवाल और इसमें ये बनता है कि क्या वो केमिस्ट्री उन नेताओं से, चाहे वो आपके सेकंड पीढ़ी के हों, अरुण यादव हैं, अजय सिंह राहुल भैया हैं, या बाकी और भी जो नेता हैं, उन सबको एक साथ लेके जो आगे बढ़ने की बात है, वो कैसे दिखाई अरुण यादव जी भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरीके से शामिल थे। अजय सिंह जी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। दिग्विजय सिंह जी तो ऑल इंडिया के संयोजक ही हैं। और जो अन्य युवा पीढ़ी से संबंधित नेता थे वो सभी शामिल हैं। देखिए, बात बड़ी साफ है। कमलनाथ जी एक ऐसा नाम है जिनके नेतृत्व में आस्था रखते हुए किसी को भी उनके साथ करने में कोई
ऐसी बात नहीं है कि किसी को भी उनके साथ काम करने में ऐतराज़ हो। बात यह है कि 18 साल से ये कहा जाए कि 2003 के बाद से बीजेपी लगातार शासन है और शिवराज सिंह चौहान जो चेहरा हैं, तो इस समय कांग्रेस और चुनौती शिवराज सिंह चौहान है कि बीजेपी है? अगर चुनौती देखी जाए तो पहले देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो सामाजिक संरचना बिगड़ रही है, सर्वधर्म संभाव बिगड़ रहा है, देश में घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, देश के सामने ये चुनौतियां ज़्यादा हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश कर्जदार होते जा रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजातियों पर अत्याचार हो रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हो रहा है। केंद्र सरकार की खुद नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम 35वें पायदान पे पहुंच गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 17वें पायदान पे पहुंच गए। तो ये आंकड़े किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ये तो नीति आयोग के आंकड़े नहीं। लेकिन जब जनता की बात करें उनको ये या आप बता नहीं पाते, मतलब कांग्रेस पार्टी ऐसा बता नहीं नहीं पाती? है। देखिए, केवल चुनाव के परिणाम के नज़रिए से सारी बात नहीं देखना चाहिए। आज एक आम आदमी के सामने सवाल है, क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या प्रदेश कर्जदार नहीं हुआ है? क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है? क्या प्रदेश के आम आदमी या भारतवासी के पास 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में चले गए? क्या देश के नौजवानों को जब एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा किया था, क्या वो मिल गया है? क्या आज लोगों को 2022 तक सबको आवास सुविधा देने की बात कही गई थी, क्या वो आवास सुविधा मिल गई है? तो ये तो देशवासियों के साथ छलावा हुआ है। अब आप कहेंगे कि चुनाव परिणाम क्यों होते हैं? देखिए, चुनाव परिणाम के कई फैक्टर हैं, मैं उन बातों में विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन हिमाचल में चुनाव परिणाम कांग्रेस के अनुकूल क्यों आए? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे आए? आप देखिए ना, देश में कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बची है। जो ये प्रचार है, जो ये प्रसार है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, आप गिनती से देखिए ना कितने प्रदेशों में बची है, और डे बाय डे उन प्रदेशों से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कम हो रहा है, गिर रहा है, और आगे आने वाले समय में और कम। जी, आपने जैसे कहा कि सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा, एकजुट होकर उतरना पड़ेगा। वो देखने को कब मिलेगा? क्योंकि जो आपने मुद्दे गिनाए हैं वो जनता के मुद्दे हैं, वो सड़क से लड़े जाने चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा उसी संदर्भ में की गई मध्य प्रदेश के कॉन्टेस्ट की बात। जी, मध्य प्रदेश की बात है। आज हम जिले में, आज हम ब्लॉक लेवल पर अपनी इन बातों को उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम एआईसीसी ने दिया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, 26 जनवरी से 3 माह तक के लिए है। इसमें हर ब्लॉक में बूथ स्तर पर, जिले स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन सब बातों को उठाया जाएगा जो बातें आम जनता से संबंधित। आप कहेंगे इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश सरकार की विफलता रही है, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे और अलग अलग स्थानों पे वो वादे पूरे नहीं हुए। मिसाल के तौर पर अगर धार में जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए, देवास में किए गए वादे पूरे नहीं हुए, भोपाल में किए गए वादे पूरे नहीं हुए, तो स्थानीय स्तर पर इन सब बातों को उठाया जाएगा। ये कार्य योजना हमने बनाई। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी की सिर्फ 30 सीटें रह जाएंगी मध्य प्रदेश में, जानकारी। तो किस आधार पे ये है जो सर्वे उन्होंने कराया, जो पार्टी की ओर से आया है, तो ऐसा लगता है कि आगे 2023 में ये स्थिति होने वाली है? देखिए, मेरी जानकारी में तो ये नहीं है, और मैं कोई इस ज्योतिष विद्या के आधार पे नहीं कह सकता कि इतनी सीट आएंगी, इतनी नहीं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और 2024 में देश में जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनेगी। जी, जैसा मध्य प्रदेश में आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पब्लिक क्या इतनी कॉन्फिडेंट कैसे करेंगे? क्योंकि पिछली बार भी सत्ता आपके हाथ आई थी, लेकिन वो कैसे चली गई।
तो जनता को भी तो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि इस बार आपको यदि सत्ता मिले तो कैसे उसको बचा पाएंगे। 2018 में भी जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस प्रकार के सपने देखती है, लेकिन 2018 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, हमने सरकार बनाई। सरकार क्यों नहीं चल पाई या कैसे अपदस्थ हो गई, ये एक अलग चर्चा का विषय होगा, जिसके लिए हम आप अलग से विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, एक और है कि अभी एक गुजरात फार्मूला की बात हो रही है कि इतनी जो सीट मिली है बीजेपी को, उन्होंने काफ़ी बदलाव किए। मध्य प्रदेश में भी हो सकता, सुनने में आ रहा है कि बदलाव होगा, तो लगता है कि उससे फिर कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनने उस फार्मूले से जो सीट भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या कह रही है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी चिंता करे कि हिमाचल में उनकी सरकार क्यों चली गई। भारतीय जनता पार्टी चिंता करे कि छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में उनकी सरकार क्यों चली गई। मध्य प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज किसानों की क्या हालत है, नौजवानों की क्या हालत है, आम इंसानों की क्या हालत है। इस सरकार के बारे में आम प्रदेशवासी का क्या नज़रिया है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। एक सवाल है, अभी वरिष्ठ नेता थे राजा पटेरिया जी, एक इतनी घृणा भाव ऐसे देखने को मिली उनके बयानों में, तो क्या इस हद तक घृणा बढ़ गई है क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी के नेता के खिलाफ कि इस तरह की बात करें? आप उसको व्यक्तिगत तौर पे या पार्टी के तौर पे क्या सोचते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से दूर रहना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं अपना मंतव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी ऑफिस में दे चुका हूँ और मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात तो उनका बयान को मैंने नहीं सुना है। दूसरी बात, जैसा उद्धृत करके मीडिया में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यदि वो सही है तो मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। प्रश्न नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, प्रश्न देश के प्रधानमंत्री का है। तो मैं इस प्रकार के दिए गए बयान को जो उद्धृत किया जा रहा है, यदि वह सही है तो मैं इसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। 2018 में कमलनाथ जी के साथ एक युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी था। 2023 में ऐसा कौन सा चेहरा होने वाला, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें असर पड़ा होगा उस समय। 23 में ऐसा क्या होने वाला है, या कौन सा युवा चेहरा और होगा जो जीत दिलाने में आगे बढ़ेगा? देखिए, हमारे पास एक नहीं अनेक नौजवान नेता हैं जो ऊर्जावान हैं, संकल्पवान हैं, क्षमतावान हैं। आप उन सबको कमलनाथ जी के साथ कैंपेन करते देखेंगे। जी। और ये कहा जाए कि मुद्दों की बात करें, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आते मुद्दे एकदम गायब हो जाते हैं। कई बार होता है कि जो अब आज आप भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, रोजगार का है या मध्य प्रदेश है स्वास्थ्य शिक्षा का मुद्दा है, धीरे धीरे मुद्दे जो है एकदम गायब हो जाते हैं। और जनता से जुड़े मुद्दे कैसे आप लेके आएंगे इस मतलब बीजेपी के खिलाफ 2023 में लड़ने के लिए? अमित भाई, सही बात कही आपने। जब भारतीय जनता पार्टी या इसकी सरकार विभिन्न मोर्चों पर फेल हो गई है तो वो कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिकता का, धर्मांधता का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएं, लेकिन अब उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। अब लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं और जो उनसे वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं करने से परेशान। क्यों मुद्दा से अलग, जैसे हिंदुत्व का एजेंडा, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, इस तरह की बातें आती हैं, फिर लव जिहाद की बात आती है। तो ठीक है, बीजेपी इस पूरे मामले को उठाती है, आप जैसे जिस तरह से कहते, कांग्रेस कैसे, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व में कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। आपने हिंदुत्व की बात की है, सबसे ज़्यादा हिंदू हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा क्यों नहीं चल पाया? जब जागरूक मतदाताओं ने देख लिया कि ये केवल चुनाव के समय ये हिंदू बनते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, चुनाव के बाद फिर कभी हिंदू बाहुल्य प्रदेश के विकास पर ये ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अब ये सब चीज़ें बेमाने होती जा रही हैं, इनका कोई असर नहीं होना है। जी, एक ये है कि अभी आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान, चूँकि आप कार्मिक मंत्री रहे हैं, अधिकारियों को इस तरह से सस्पेंड करना, मंच से सस्पेंड करना, अंदाज उनका बदल गया है और एक अपने आप को ये एंग्री यंग मैन जैसे बता के, तो लगता है कि
वो उस तरह जनता को लुभा पाएंगे? चूंकि आप कार्मिक मंत्रालय, अधिकारियों पे क्या असर पड़ रहा होगा इसका? देखिए, अधिकारियों से इस प्रकार का व्यवहार दुर्भाग्यजनक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करते हैं, नियमों के हिसाब से काम करते हैं, और उनके साथ जोड़ जबरदस्ती करके धमका के काम नहीं लिया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। रही बात शिवराज सिंह जी की शैली की, वो अपने ओरिजिनल भाव में रहें, उसी में अच्छे लगते हैं। इस प्रकार के दिखावटी भाव में आने से लोगों को साफ नज़र आ जाता है कि ये सब दिखावा किया जा रहा है। इस समय विधानसभा चुनाव के समय अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा है, इस बार कांग्रेस पार्टी लेके आने वाली है। लगता है उस पर चर्चा होने के बाद कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति है कांग्रेस विधायकों की मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो अविश्वास प्रस्ताव से आपको लगता है कुछ बात आगे बढ़ेगी कि वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? जैसा ऐसा नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार चर्चा करेगी, और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो बातें सामने आएंगी उनको गंभीरता से लिया जाएगा। आखिर बात तो वही होगी जिसमें प्रदेश का हित जुड़ा हुआ है। जो घटनाक्रम प्रदेश में हो रहे हैं उन सब बातों पे चर्चा होगी, तो निर्भीकता से सरकार को चर्चा कराना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन एक आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा, आपको प्रेरणा कैसे मिली राजनीति में आनी? उस समय तो एक राजनीतिक मिशन हुआ करता था, एक लोग उद्देश्य लेके आगे बढ़ते थे। आपने 72 से कैसे आगे बढ़े इस राजनीतिक दौर में? ये एक ऐसा प्रश्न है कि इसका मैं छोटे से 2 वाक्यों में जवाब नहीं दे सकता। मैं केवल ये ही कह सकता हूँ कि मेरी राजनीतिक यात्रा गांधी नेहरू परिवार के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई है, और मेरी यात्रा वहीं ख़त्म हो जाती है। बस बहुत कम शब्दों में आपने बताया, लेकिन इससे जुड़ा आप जैसे गांधी नेहरू परिवार के काफ़ी करीब हैं और आज भी करीब हैं, लेकिन अभी जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं, वो गैर गांधी परिवार से हैं। तो आपको लगता है कि क्या वो वैसे अब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या लोग फिर से चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को फिर से वापस आना चाहिए? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अनुभवी नेता हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत सजगता के साथ, गंभीरता के साथ किया है, और कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी हमें उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, और वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन देश हित में और पार्टी हित में करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक सवाल ये है कि इस बार क्या 2023 में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल सीधा सवाल है ये। विधानसभा चुनाव, चूँकि जिस तरह की आप प्लानिंग कर रहे हैं, जीत होगी, 2023 में सरकार बनेगी, आप भी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये तो मेरा निजी प्रश्न है, इसको निजी रहने दीजिए। आपकी इच्छा, या आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि इस बार भी आप वहाँ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरा निजी सवाल है, इसको व्यक्तिगत तौर पे रहने दीजिए। जब मेरे को निर्णय लेना होगा तो मैं इस विषय में लूँगा, और सार्वजनिक तौर पर अभी से व्यक्त करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, अभी समय कम बचा है, लेकिन उस तरह की तैयारियां, नए चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की हर उस कमेटी में, हर उस फैसले में होंगे कि किस तरह के चेहरे होंगे। तो इस बार नए युवाओं को भी चेहरे मिलेंगे देखने? मेरा अपना मत ये है कि एक समय के बाद नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। तो ये थे सुरेश पचौरी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।